हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। एज वी ऑल नो, रिफ्रैक्शन इज द इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ द लाइट। सो हम डिस्कस करेंगे आज कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हाई इट अकर्स एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। ओके, सो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इट्स चेंजेस इट्स पाथ। जैसे सपोज ये लाइन हमारे दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ओके, नाउ ये हमारी लाइट रे फॉल कर रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये पर्टिकुलर लाइन और वी कैन से बाउंड्री इस मीडियम को इस मीडियम से सेपरेट कर रही है। अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे इंसिडेंट रे फॉल कर रही है वहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इस नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग ही हम सारे एंगल मेजर करते हैं। जैसे ये क्या होगा आपका थीटा आई, इंसिडेंट रे का एंगल। नाउ जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर करती है तो इट्स चेंजेस इट्स पाथ। मतलब जो लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए थी अब वो स्ट्रेट ना जाके डेविएट होगी। पर वो डेविएट कैसे होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिफाइन हाउ द लाइट विल चेंज इट्स पाथ व्हेन इट्स एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है। जैसे सपोज हमारा ये मीडियम एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 होता है, और सपोज ये हमारा मीडियम वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 1.33 होता है, ठीक है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा दैट मीडियम विल बी डेंसर, ठीक है। तो मतलब वाटर एयर के कंपैरिजन में मोर डेंस है। तो लाइट रे जब भी डेंसर मीडियम में जाती है, जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा उतने ही लाइट रे की वेलोसिटी और स्पीड कम होती जाएगी। जैसे हमें पता है वैक्यूम में, वी नो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है एंड लाइट रे की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है जो इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। तो हमारी लाइट रे क्या करेगी, सपोज हमारी लाइट रे एयर से वाटर में एंटर कर रही है, मतलब ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अगर दोनों मीडियम को हम कंपेयर करें तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयरर मीडियम से लाइट रे डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, इन दैट केस इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अदरवाइज हमारी लाइट रे कैसे जाती, ऐसे जाती स्ट्रेट लाइन। इससे क्या किया, क्योंकि ये मीडियम हमें डेंस मिल गया, डेंसर मीडियम को फाइंड आउट किया। डेंसर मीडियम होने की वजह से ये लाइट रे क्या हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। तो अगर ये आपका रिफ्रैक्टिव, अगर ये इंसिडेंट एंगल हम आई ले लें और रिफ्रैक्शन एंगल आर ले लें तो एंगल आर विल बी लेस देन एंगल आई।
refractive angle will be less than from the incident angle, क्योंकि ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम डेंसर है। तो लाइट रे जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब हम इसका एक अपोजिट केस लेते हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो क्या होता है। सपोज यहां पे हमारी लाइट रे, ये हमारा सेपरेटिंग लाइन है, मीडियम को ये सेपरेट कर रही है, ये हमारी नॉर्मल है। इंसिडेंट रे फॉल की, सपोज हमने इसको अब मान लिया वाटर एंड ये माना एयर। सो वाटर इज डेंसर देन एयर, तो यहां पे क्या होगा, जब इंसिडेंट रे फॉल करेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, ये क्या करेगी, क्योंकि रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सो अगर ये इंसिडेंट एंगल आई है, ये रिफ्रैक्टिव एंगल आर है, इन दैट केस एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, इट्स चेंजेस इट्स पाथ। एंड पाथ कैसे चेंज होता है, अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्लेक्ट होती है, अगर ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो अबे नॉर्मल रिफ्लेक्ट होती है। तो ये रिफ्लेक्शन का बेसिक है कि हाउ लाइट रे बेंड्स ऑन एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। अब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है। अब हम दो केस देखते हैं, एक में हमारी लाइट रे एयर से वाटर में एंटर करती है और एक में ग्लास से वाटर में एंटर करती है। लेट्स सी द कंपैरिजन। ये हमारी बाउंड्री है जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है। यहां पे आपकी इंसिडेंट रे फॉल करती है, लेट्स से पॉइंट पी पे। अगेन 90 डिग्री पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। सी, एयर से वाटर में एंटर कर रही है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है, दैट मीन्स वाटर इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो इन दैट केस क्या होगी, इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो आपका यहाँ पे इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल विल बी लेस देन इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अगर हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। कहां से कहां एंटर कर रही है, एयर से वाटर में, तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर will be equal to speed of light in air c and speed of light in water। ठीक है, बिकॉज म्यू ए इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू। नाउ अब हम लेते हैं कि जब हमारी रे ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है, कैसे, सपोज ये पॉइंट क्यू पे इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। ठीक है, हमने ये कौन सा मीडियम दिया है, ग्लास, और ये कौन सा मीडियम दिया है, वाटर। यहां एयर से वाटर में एंटर कर रही थी, यहां ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है। तो जब ग्लास से वाटर में एंटर करेगी तो वाटर, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर। ये डेंस है, ये रेयर मीडियम है। सो ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, तो क्या करेगी, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। सो
angle, refractive angle will be greater than incident angle. अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन। ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको? इट विल बी रिटन एज जी म्यू डब्ल्यू। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water with respect to air, which is equal to mu w upon mu a. Refractive index of water with respect to glass, which is equal to mu w upon mu g. हम इसको सिर्फ mu w क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि यहाँ पे तो mu a 1 था, पर mu g की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इनफैक्ट mu w से भी ज्यादा होती है। ठीक है, सो ये हमारा हमने देखा कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं। अगर हम इसकी स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखेंगे तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, सो ये हमने देखा कि कैसे हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना वर्क करता है। लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो हाउ इट चेंजेस इट्स पाथ। सेम वे से फिर हमने कंपैरेटिव एनालिसिस की कि अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिए कि वाटर, ग्लास एंड एयर का। अब हम बात करेंगे कि एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन में क्या होता है। एक लाइट रे ग्लास स्लैब के थ्रू जब जाती है तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे अकर करता है, एंड ग्लास स्लैब में कैलकुलेशन और के एनालिसिस कैसे करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल में क्या रिलेशन होता है, और ये मीडियम के अकॉर्डिंग ये रेशियो या ये रिलेशन कैसे वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सपोज हमारी ये बाउंड्री है जो मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रही है। ठीक है, लेट्स से मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मीन्स मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1। लेट्स से ये पॉइंट O है जहां पे आपकी इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ना रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल रे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, सपोज ये एंगल R है, दिस इज I and this is R, so R will be less than I। ठीक है, अब हमें रिलेशन एंगल्स के बीच में निकालना है, रिफ्रैक्टिव एंगल और इंसिडेंट एंगल। ये रिलेशन डिफाइन किया गया है थ्रू स्नेल्स लॉ। किस लॉ के थ्रू? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि ratio of sine of incident angle to the refractive angle, sine of refractive angle is always constant। क्या मतलब? ratio of sine of incident angle to the sine of refractive angle
is always constant for given pair of medium। मतलब अगर मीडियम ये सेम मीडियम है तो अगर हमारा इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। मींस अगर हमने इंसिडेंट एंगल चेंज किया तो रिफ्रैक्टिव एंगल भी उसी रेशियो में चेंज होगा, सो दैट साइन आई अपॉन साइन आर, सपोज ये आपका I1 है और ये आपका R1 है, विल बी इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। ये रेशियो हर एक रे के लिए कांस्टेंट रहेगा अगर मीडियम सेम है। ठीक है, ये ही सेम पेयर ऑफ मीडियम है। इंसिडेंट एंगल जैसे जैसे चेंज होगा रिफ्रैक्टिव एंगल भी सेम रेशियो में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि ये साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट आर। ये किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाता है? इट इज μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। अब हम 2-3 मीडियम के एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कैसे होता है। स्नेल्स लॉ को बेटर समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एयर वाटर का। एयर से वाटर में जा रही है जब लाइट रे, एंड दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे ग्लास से वाटर में जा रही है जब। सो लेट्स सी, यहां पे क्या है, हमने मीडियम को सेपरेट करने के लिए बाउंड्री ड्रॉ की। ये आपका एयर मीडियम है एंड ये आपका क्या है? वाटर मीडियम है। ठीक है, एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? μA 1, और वाटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? μW इक्वल टू 1.33। ठीक है, हमारी इंसिडेंट रे फॉल कर रही है पॉइंट P पे एंड हमने नॉर्मल ड्रॉ कर ली। यहां पे ये एंगल I हो गया। रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है लाइट रे, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। सपोज ये एंगल R है। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू μW अपॉन μA। साइन I अपॉन साइन R will be equal to μW अपॉन μA। और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? μA साइन I, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 वाटर मल्टीप्लाइड बाय साइन R। चूंकि μW और μA इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्या हो जाएगी वैल्यू? 1.33 अपॉन 1। सो हमारा क्या आ जाएगा? फॉर पेयर ऑफ मीडियम जहां पे रे एयर से वाटर में एंटर कर रही है, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट कांस्टेंट एंड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1.33। ठीक है, सो ये स्नेल्स लॉ ने हमने किस में लगाया? एयर और वाटर के पेयर के लिए। सपोज हम यही लॉ किस में लगाते हैं? जब हमारी रे ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है, तो
लेट्स से यहाँ पे हमारी इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, अगेन एंगल कितना बना रही है, I। सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है और वाटर का 1.33। सो इस केस में क्या हुआ, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड सपोज ये एंगल बनाती है रिफ्रैक्टिव एंगल R। सो अगेन स्नेल्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू W अपॉन म्यू G। म्यू W की कितनी वैल्यू हो गई, 1.33 अपॉन म्यू G की वैल्यू क्या हुई, 1.52। सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास हमेशा कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा। सो स्नेल्स लॉ क्या, अगेन साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, सो ये स्नेल्स लॉ के एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब हम बात करेंगे ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्लेक्शन होने में आपकी इमर्जेंट रे कैसे जाती है। ठीक है, लेट्स टेक ए ग्लास स्लैब। ये हमने ग्लास स्लैब ली, यहां पे आपका सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। ठीक है, ये आपका एयर मीडियम है, ये आपका ग्लास मीडियम है एंड देन फिर ये आपका एयर मीडियम है। तो पहले लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी, फिर ग्लास से एयर में वापस जाएगी। सी ग्लास इज डेंसर देन एयर, सो रिफ्रैक्ट होके रे कहां जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल R, ये आपका I। तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू G अपॉन म्यू A इक्वल टू म्यू G अपॉन म्यू A इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। इस पर्टिकुलर बाउंड्री के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये आपका क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ये सपोज पॉइंट P है, ये Q है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे स्लैब के सेकेंड बाउंड्री पे। यहां पे इंसिडेंट एंगल क्या होगा, नथिंग बट इक्वल टू दिस, ये पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट एक लाइन करिए तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो इस पर्टिकुलर बाउंड्री के लिए इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ना। जब इंसिडेंट एंगल सेम है तो हमारी जो इमर्जेंट रे जाएगी वो नथिंग बट इस एंगल पे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मेकिंग ए एंगल इक्वल टू I। कैसे, मैं बताती हूं। सो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। सो इमर्जेंट रे
और स्टार्टिंग की लाइट रे को अगर हम एक्सटेंड करें तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आती है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट हमारी रे आई, एयर से ग्लास में एंटर की, ग्लास से फिर से वापस एयर में आई, तो जब इमर्जेंट रे आती है वो नथिंग बट स्टार्टिंग में जो इंसिडेंट रे है उसी के पैरेलल इमर्ज होती है। कैसे? इस बाउंड्री के लिए तो हमने ये इक्वेशन लगा दी। नाउ सेकेंड बाउंड्री के लिए हमारा इंसिडेंट एंगल क्या है? आर। सो हम क्या लिखेंगे? ग्लास से एयर में जा रही है तो म्यू ए अपॉन म्यू जी इक्वल टू साइन, सपोज ये एंगल हमने पहले कुछ आई डैश ले रखा था, ठीक है, या ई ले लिया, इमर्जेंट एंगल ई, तो ये हो जाएगा आपका साइन आर अपॉन साइन ई। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? म्यू जी साइन आर इक्वल टू म्यू ए साइन आई, और यहां से क्या आ जाएगा? म्यू जी साइन आर इक्वल टू म्यू ए साइन ई। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? नथिंग बट म्यू जी साइन आर इक्वल टू म्यू ए साइन आई और म्यू जी साइन आर इक्वल टू म्यू ए साइन ई, मतलब म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू ए साइन ई। म्यू ए कैंसिल हो गया तो यहां से क्या हुआ? साइन आई इक्वल टू साइन आर आई, दैट मीन्स I equal to, that means E equal to R. So emergent angle क्या है? Nothing but equal to the incident angle. अब हम बात करेंगे कि ये lateral displacement किस पे डिपेंड करता है। lateral displacement आपका डिपेंड करता है thickness of the slab। अगर ये thickness बढ़ाते जाओगे, ग्लास स्लैब की थिकनेस हम बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हमने ग्लास स्लैब की लेंथ या हाइट बढ़ाई तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। अगर हमने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, और अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाया तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है किस पे? आपका ग्लास स्लैब की थिकनेस, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाने पे, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाने पे। तो ये मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या होता है। अब हम बात करें कि रिफ्रैक्शन के रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है जो डेली लाइफ में होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम पेंसिल को वाटर में डालते हैं तो पेंसिल हमें थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, दैट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ठीक है, आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखा होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों कर रही है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन फिनोमेना, क्योंकि जो लाइट स्टार्स है वो हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं तो एक पॉइंट पार्टिकल की तरह दिखाई देते हैं। पॉइंट पार्टिकल से जब रे आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से रिफ्रैक्ट होते हुए वेव जाती है, जिससे स्टार्स क्या होते हैं? इधर उधर थोड़ा मूव करते हुए दिखाई देते हैं अपनी। दैट इज कॉल्ड, कभी लाइट दिखाई देंगे, कभी ब्राइट दिखाई देंगे, कभी डिम दिखाई देंगे। दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एंड तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना के एग्जाम्पल क्या क्या है, एप्लीकेशन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो जो भी आपके ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लेयर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू लेयर्स। देन आपकी पेंसिल वाटर या किसी में डाले तो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। देन आपने देखा होगा मिराज, जो हम कभी भी आप हॉट सीजन में या बहुत गर्मी में जब हम रोड पे ट्रेवल करते हैं तो दूर से हमें रोड पे वाटर दिखाई देता है। ये वाटर इज इल्यूजन,
वाटर है नहीं रोड पे, बट हमें बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमेना, इल्यूजन की वजह से हमें वाटर या कोई ट्री ऐसा कुछ इमेजेस दिखाई देती है, एक्चुअल नहीं होता। तो दैट इज अगेन अकरिंग बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये सारे एग्जाम्पल को हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये अकर करते हैं। आज के लिए हमने यहाँ पे इस वीडियो में रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे अकर करता है, डिफरेंट मीडियम में लाइट वेव कैसे रिफ्रैक्ट करती है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल किसी भी पेयर ऑफ मीडियम्स के लिए कैसे वेरी करता है, देन हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में हमने देखा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, देन इमर्जेंट रे क्या है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैंने ये डेली लाइफ एप्लीकेशंस की बात की है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।